इधर भी उधर भी। फिर वही रविंदर रैना जिसको कल तक बात करनी नहीं आती थी, आज वो चीफ बना हुआ है। आज उनसे मांगा जाता है कि हमें यहाँ रोजगार दे दो, जिसका दिमाग ही नहीं कहीं पर। इसका दिमाग नहीं है, आपको लगता है? आपसे लगता है? जनाब हम कौन, हम पूछने वाले हैं, हम पूछने वाले हैं। नहीं, आपको लगता है? आपको क्या लगता कहाँ है दिमाग उसका? चलाई होती ना फिर। है? साथ मौजूद थे शेख जफरुल्लाह, बड़े ही भड़काऊ बयान देते हैं और आपको बता दूं जिस तरीके से इनकी बयानबाजी जो है काफी तक लोग पसंद भी करते हैं। आप ये बोले जी कि सच्चे भाषण देते नहीं, भड़काऊ जनाब, जो दिल से निकली हुई बातें सामने लाते हैं, अवाम के जज्बात और एहसासात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हम अवाम की नुमाइंदगी ग्राउंड लेवल पे करते हैं। मैं चुन कर आया तो 2-2 दफा हर पंचायत में अभी तक गया हूं। वो वक्त डिसाइड करेगा ये जनाब आप किस राह पे चलते हैं। अभी हम नहीं बता सकते, वो वक्ती तो डिसाइड होगा कि आप कहाँ। कहता हूँ सियासत से मतलब दावे सब कर, देखिए ये दावे सब कर किए हैं, आज तक किए हैं, हकीकत है। क्या पता जफर साहब बैड पॉलिटिशियंस, क्या पता जफर साहब बैड वक्त बताएगा। बैड पॉलिटिशियंस किस चीज की? 370 छीने। इन्होंने सारों ने तब तक सिर्फ ये रिश्ता कबाब खाते थे, अयाशों में गुम हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर से बाहर निकल कर ये सिर्फ बदमाशियां करते थे। और क्या हुआ? किसको सबका पता है आपको भी। आप अगर थोड़ा म्यादा रखेंगे ना, म्यादा है हमारा, म्यादा बिल्कुल उजागर करने लग जाएंगे ना, तो सब पता चल जाएगा आपको। आप अगर आप महदूद रहेंगे तो तब आपको नहीं मालूम होगा ना। आप थोड़ा निकलिए, थोड़ा हम निकले हैं जनाब। गाँव देहात में जाकर लोगों से सवाल आपसे रहता है। आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि डीडीसी इंतखाबात हुए थे, यानी कि डीडीसी इलेक्शन हुए थे। कई तरह ऐसे चेहरे निकल के सामने आए थे और कई तरह चेहरे ऐसे भी आए थे जिन्हें जो है तवज्जो फरमाई गई थी। उसी सब में कई तरह जो ऐसे चेहरे थे जिन्होंने बड़े खासे वोट लाए और आवाम के साथ साथ चले, शाना बशाना चले। और एक और ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, यानी कि मड़वा डीडीसी मेंबर शेख जफरुल्लाह साहब। जफर साहब आपका खैर मकदम द टाइप राइट। थैंक यू। जफर साहब, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से इंतखाबात हुए, डीडीसी बीडीसी चुनाव हुए, उसके बाद जो है कई तरह वादे किए गए कि डीडीसी और बीडीसी जितने भी मेंबर हैं उन्हें अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, कई तरह चीज़ें उनके हाथ में रखी जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट वगैरह है इन चीज़ों पे गौर व फिक्र किया जाएगा। अगर मड़वा की बात करें तो क्या कुछ नज़र आया, क्या कुछ आपकी जब आप जीते उसके बाद जो है आपने डेवलपमेंट की, किस तरीके से लोगों के साथ शाना बशाना चले? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इलेक्शंस हुए थे, ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट लाया गया था और एक अच्छा अमेंडमेंट था। इससे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आने का एक मौका ज़रूर मिला था। और आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स जो हैं मोस्टली दे आर वेल एजुकेटेड और कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ डेवलप करने से वाकई में एक नई पॉलिटिकल जनरेशन तैयार होती और पॉलिटिकल डिस्कोर्स लेकर वो आते और जम्मू कश्मीर को बेहतर तरीके से आगे चलाते। लेकिन सरकारी वादे जो सरकार ने हमारे साथ किए थे जब हमें इलेक्शन लड़ाया था, और सरकार ने जिस दावे के साथ हल्ला बोला था जम्मू कश्मीर में, और पूरी नेशनल मीडिया पे भी इसकी कवरेज हुई थी और बार बार इस बात का जिक्र किया जाता था कि देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद इस तरह का इलेक्शन हो रहा है। और इस नैरेटिव को न सिर्फ हिंदुस्तान भर में बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी बेचा गया। लेकिन सरकारी वादे जो हमारे साथ हुए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन जो हमने वादे किए थे आवाम के साथ, उन वादों को पूरा करने के लिए अब हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके हाथ में अगर पावर्स नहीं होती हैं तो यकीनी तौर पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर आपके हाथ में पावर होती है फिर आपको सिर्फ आइडियाज़ को सिर्फ डायरेक्ट करना है आपने, और फिर आपके अंडर जो भी लोग आते हैं वो आपकी बात सुनते भी हैं और वो आपके मसले हल भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो हमसे वादे किए गए पावर्स देंगे, आपके जितने भी आपके वहाँ डेवलपमेंटल प्लान्स एग्जीक्यूट कराए जाएंगे वो आप ही के थ्रू कराए जाएंगे और आपके हाथ में पूरी एग्जीक्यूशन पावर्स होगी। और लेकिन जब इलेक्शंस हुए, हम इलेक्ट होकर आए तो उस तरह की पावर्स नहीं दी गई। अब वही कामयाब है डीडीसी मेंबर जिसने ये ठान ली है, चाहे पावर्स मिले या ना मिले, लेकिन आवाम मेरे साथ है और मैं आवाम के लिए लड़ता रहूं। हर इदारे तक पहुंचना पड़ता है। पावर से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। अगर मेहनत आपको, अगर पावर्स नहीं है फिर आपकी मेहनत लगती है, यानी एक दरवाजे पे आपको 10 बार जाना पड़ता है। अगर आपके पास ये ताकत हो कि आपको दरवाजे तक नहीं पहुंचना है बल्कि एक फोन कॉल से भी आप उनको कह सकते हैं कि डू दिस, ये आपको करना है, एंड दे आर बाउंड टू डू दैट,
फिर उस सिलसिले में आपका टाइम बच जाता है। यानी 5 साल का जो वक्फा डीडीसी मेंबर्स के पास है, अगर विद पावर्स ये वक्फा दिया जाता हमें, तो यकीनी तौर पे हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसमें पेस ज़्यादा नज़र आती। लेकिन ऐसे में क्या है कि जब आपके पास वो उस तरह की पावर्स नहीं दी है, अब आपको एक ही चीज़ कामयाब बना सकती है, वो आपकी डेडिकेशन और आपके जो तरीक़ेकार हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठना बैठना है, उनके साथ आपका कितना अच्छा है वो डिसाइड करता है फिर कि आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जफ़र साहब, एक सवाल रहेगा, आपका विजन क्या था डीडीसी में हिस्सा लेने का? मुद्दा मकसद क्या था, मंशूर क्या था? पहले तो मेरा डीडीसी इलेक्शन ये तो फोकस में ही नहीं था। इस तरह के इलेक्शंस पहले हुए भी नहीं थे, और ये 2017 में जब हमने मड़वा बचाओ तहरीक के नाम से एक आंदोलन चलाया मड़वा में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ डैम बनाना चाहती थी, उस सिलसिले में हमने एक तहरीक खड़ा की थी, जिसमें हमने ये स्लोगन दिया, फर्स्ट मड़वा लास्ट मड़वा, जिसमें हमने ये कहा कि सेव मड़वा सेव किश्तवाड़, जिसमें हमने बड़ी अक्सरियत से जब लोगों को बाहर निकाला और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 56 डेज तक हम हंगर स्ट्राइक पर रहे, और फिर उस वक्त के पावर मिनिस्टर साहब हमारे पास आए थे, फिर हम दिल्ली भी चले गए थे। RK सिंह साहब वहाँ पावर मंत्री थे, उनके सामने हमने रेजोल्यूशन भी दिया था कि इस डैम की वजह से तबाही ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट कम होगी, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस दिन से लेके अभी तक मैं फिर अपने लोगों के साथ जुड़ा रहा, और लोगों के जज्बात मेरे साथ जुड़ते गए और मेरे एहसासात उनके साथ जुड़ते गए। इस तरह से हम इस सफ़र की तरफ रवां दवा हुए। और फिर बीच में डीडीसी इलेक्शन आया। मैंने अपने कई नौजवानों से मीटिंग में एक बार बात भी की थी कि मैंने कहा था कि देखिए, अगर किसी और को मैं मौका देता हूं, मैं अभी फ्री रहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप वोट लेते हैं आप जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं फिर। तो मैंने ये सोचा था कि मैं दूसरे को इसमें लाऊं ताकि मैं इंडिपेंडेंटली और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे काम कर सकूं। लेकिन हुआ क्या कि मेरे नौजवानों ने मुझे उस वक्त नहीं माना। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हम होने देंगे, आपको लड़ना है और आपको खड़ा होना है। फिर हमने लड़ा। फिर मेरे अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, जिनको कई सारे PDP के वर्कर्स ने भी एज गुपकार अलायंस समझकर उनको सपोर्ट की। फिर BJP का कैंडिडेट था, अपनी पार्टी का कैंडिडेट था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने इंडिपेंडेंटली 2408 वोटों से हराया, 3000 से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया। तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ही कम 184 वोट आए थे। तो इस तरह से हमने इलेक्शन लड़े। और मैंने इलेक्शन में सबसे बेहतरीन बात ये रही कि बाकी सारे लोग कोशिशें कर रहे थे कि इवन हमने ये भी देखा कई सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स आई, वो पैसा दे रहे थे लोगों को, वो कह रहे थे कि आप इस एक वोट के बदले 1800 ले लो, 1500 ले लो, 2000 ले लो। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैंने इस तरह नहीं किया। मैं समझता हूँ इसको ईमान की खरीदो फरोख्त है ये। और मैंने बगैर वोट और नोट की बात की। मैंने कहा वोट जब नोट के साथ मिल जाता है तो आप का काम नहीं करता फिर कल लीडर। मेरी आवाम ने मेरी इस बात को स्वीकारा और उन्होंने लब्बैक किया। मैंने फिर 2408 वोटों से बगैर कोई पैसा खर्च किए नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त। बाकी पार्टियों ने पैसा खर्च किया? बाकी पार्टियों ने खूब पैसा खर्च किया, उनकी गाड़ियां चल रही थी। तनकीद का निशाना बाकी? बिल्कुल नहीं, 100%। आप मेरे लोगों से पूछे, हो सकता है मैं गलत भी बोलूं, लेकिन आप जाकर कभी भी मेरे लोगों से आपको मिलने का मौका मिला, उन्होंने पैसा खर्च किया। उनके पास गाड़ियां भी थी, उनके पास उनके सियासी जो आका बड़े किश्तवाड़ में बैठे थे वो उनके प्रचार के लिए भी आए, उन्होंने मीटिंग्स भी की। लेकिन हमारा जो कुछ भी था, एक तो लोगों की दुआएं, पूरे चिनाब वैली से हमारे लिए लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह इस नौजवान को जीत मिले डीडीसी इलेक्शंस में। और दूसरी तरफ से हमारे साथ हमारे लोग थे और लोगों ने जो मेरे लिए कुर्बानी दी है, इसीलिए मैं भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों की बात करता रहा हूं और करता रहूंगा। और अपनी कोशिशों से इंशाल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हम रवां दवा हैं। क्या जफर साहब जो हैं हमें आने वाले इलेक्शंस में या फिर किसी सियासती पार्टी में दिखेंगे? देखिए, जो कुछ भी है मेरा सियासी फैसला, जो कुछ भी आज तक हमने किया, या डीडीसी इलेक्शन जिस तरह हुआ उस वक्त भी मैंने आवाम से, खास या ना मेरे नौजवानों से राय ली। देखिए, हाँ और ना में इस तरह का जवाब नहीं मिल सकता जब तक ना आपने पूरा एक बैठक होती है, मीटिंग होती है, जिन लोगों के साथ आपका होता है उठना बैठना, जो लोग आपको चला रहे होते हैं, जो लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए होते हैं, जिन्होंने आपको डीडीसी इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से जीत दिलाई। आप अगर उन लोगों से क्रॉस होकर आप उन्हीं को इग्नोर करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, तो यकीनी तौर पे अवाम के जज्बात के साथ कहीं खिलवाड़ होता है। आवाम मेरे साथ है, अवाम
के साथ एक मुशावरत होगी इंशाल्लाह ताला। यकीनी तौर पे आप भी उस वक्त उस हो सकता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाएंगे। आवाम ही आपको कहेगी आप किसी पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एज अ होल देखिए, अगर हम उसमें देखते हैं मुशावरत में, जब हम अपने लोग जो हमारे हमदर्द लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं शेख जफर एक एमएलए बने या लीडर बने या एमपी बने, जो चाहते हैं, जाहिर सी बात है अब एनसी वाला तो बोलेगा ही मुझे कि एनसी के साथ मिल जाओ, पीडीपी वाला बोलेगा पीडीपी के साथ मिल जाओ, और बोलते भी आए हैं। इसी तरह कांग्रेस वाले बोलेंगे, तो उससे बात नहीं चलेगी। बात जो हमारे जब इंडिपेंडेंटली मैं जीत कर आया हूं, मेरी आवाम बाखबर है सभी तरह की चीजों से, और इस वक्त सभी तरह की गतिविधियों को वो फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज का होना इतना जरूरी नहीं है जितना आपका कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। आप अगर इख्तिदार में आते हैं, आप उसके बाद क्या करते हैं? अगर इस वक्त सपोज हमारे पास पावर्स नहीं है, तो पावर्स नहीं है तो क्या मैं घर बैठ जाऊं ये कहकर कि पावर्स नहीं है? अगर अवाम ने आपको चुना है, आपको जाना है, हर जगह पर दस्तक देनी है अपने इश्यूज को लेकर। तो पावर्स नहीं है इसका रोना धोना करने के बगैर आप चलते जाओ, बढ़ते जाओ। लोग ये चीजें समझते हैं कि अगर पावर्स नहीं है तो ये किस चीज को कर सकता है, किस चीज को नहीं कर सकता। लेकिन घर बैठना ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं चल रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं। हमारे जो संगीन इश्यूज हैं, बहुत सीरियस इश्यूज हैं, मड़वा वार्ड 1 दक्षिण एक सब डिवीजन है, मड़वा सब डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इन 3 ब्लॉक्स में आज भी अगर देखें, मड़वा और वार्ड 1 में 58 विलेजेस बगैर बिजली के हैं। ये कभी शायद सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने, और आप भी इसमें मेरा साथ दें। मीडिया के लोगों से मैं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ शहरों के अंदर बैठेंगे तो आपको सही परेशानियां नहीं नजर आएंगी। आप जाकर गांव देहात में जाकर देखें, आप मड़वा वार्ड 1 में जाकर देखें क्या हालात हैं वहां के। तो इन इश्यूज को आप हमारा साथ दें। यकीनी तौर पे हमें आप ही तो एक ताकत है, मैं भी तो एक ताकत हूं। जमहूरियत में हर इंसान ताकतवर है। मगर लेकिन आपके जहां तक हमने बयानबाजी आपकी सुनी है, आप हमेशा जो है तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। हाँ। क्या ये अपने लोगों को अपनी और उजागर करने के लिए तनकीद क्यों होती है? जब आप यकीनी तौर पे हमारे जो इश्यूज हैं, ये किन लीडरों ने, हमारे पास R&B मंत्री भी रहा है, हमारे पास PDD का मंत्री भी रहा है, हमारे पास फॉरेस्ट का मंत्री भी रहा है। आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया जाता है, आपको सड़क नहीं दी जाती है, आपको पावर नहीं दिया जाता है। आप मुझे बताइए, सुनील शर्मा साहब हमारे किश्तवाड़ के पावर मंत्री रहे हैं, लेकिन पावर नहीं आपके पास, बिजली नहीं है आपके पास। R&B के मंत्री रहे हैं हमारे सुरुड़ी साहब, आपको सड़क नहीं मिलती है। फॉरेस्ट के मंत्री सजाद साहब किचलू, मरहूम बशीर साहब किचलू, उनके जो फादर हैं सजाद साहब के, उनके फादर रहे फॉरेस्ट मंत्री, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया जाता। आपके यहाँ जब सड़क आती है तो एक साजिश की जाती है कि आधी रोटी खाएंगे सर नहीं झुकाएंगे, यानी हमें इनकी रोड नहीं चाहिए। वही इंदिरा गांधी चली जाती हैं, पाडर को रोड देती हैं, और मड़वा के लोग, आज आपने देखा होगा कि 6 लोग किस तरह मिसिंग थे 3 दिन से, ये नहीं देखना पड़ता। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आप तनकीद नहीं करेंगे। आपको लोगों के बीच में क्या लेकर जाना है? एक तरफ से आपका काम, दूसरी तरफ से कि जिन्होंने आपको जख्म दिए हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया है, या तो मैं उनको कहता हूं कि आप बैठ जाइए घरों पे। अब जो कुछ भी मड़वा इन इलाकों के हमारे इश्यूज हैं, ये मुझ तक छोड़िए। अब अगर आप घर में भी नहीं बैठते हैं, सिर्फ आप मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, मुझे कभी जेल भेजने की साजिश करते हैं, कभी मुझे करते हैं, ये सारे आप देख लीजिए। कौन? सियासी लोग। सियासत में तो जो किश्तवाड़ में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम कहते हैं, वो दिग्गज नहीं है, असल में वो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, जिन्होंने ठान लिया कि किश्तवाड़ में दबदबा हमारा ही रहेगा। कोई और बीच में आए, और भी गांव देहात से कोई आता है, तो गुंडागर्दी तो है, जाहिर सी बात है। आपको मीडिया ट्रायल दिया जाता है, कभी मीडिया का भी गलत इस्तेमाल करके आपको जबरदस्ती जेल भेजने की कोशिश की जाती है, आपको जबरदस्ती ये तोहमत लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई शेख जफर ने जो बोला ही नहीं होगा वो बोला, इसने बोला चाइना के साथ मिला दो मड़वा वार्ड 1 दक्षिण को, जबकि मैंने कहा था कि किश्तवाड़ के साथ मिला दो। यही चीजें जो हैं सामने जब आती है, और मैं 1 साल में DDC मेंबर जब से मैं बना, अगर मैं आपको बोलने लग जाऊं ना कि इन्होंने कहां कहां मुझे टारगेट किया, तो यकीनी तौर पे खुदा की कसम आप दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई में इस तरह की सियासत भी होती है। कसूर क्या है कि मैंने अवाम के जो इश्यूज हैं उनको बाहर उजागर किया पिछले 3 साल से। मैंने अवाम को बोला कि ये जो जख्म तुम्हें दिए हैं, ये देने वाला कौन है, और जिन्होंने दिए हैं ये जख्म, वो नहीं चाहते थे कि कोई इन इलाकों से ये बात करने के लिए उठे कि वो इनको जगाए कि भाई तुम्हारे इश्यूज जो हैं ये किसकी वजह से हैं, ये क्यों रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, वो मुझ पे बरसते हैं। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की ताकतों का कोशिश करते हैं वो इस्तेमाल करें मेरे खिलाफ। लेकिन कहते हैं ना, जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन। और जब आपके पास सच है, यकीनी तौर पे एक होता है कि बोलने में, जब आप ईमानदार हैं, जब आप किसी डिपार्टमेंट से कमीशन नहीं लेते, जब आप चोरी डकैती में मुलविस नहीं होते, जब आप एक दृढ़ संकल्प लेकर चले होते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने अपने लोगों के
इश्यूज उठाने हैं, चाहे मौत ही क्यों ना सामने आए, तो मौत का भी सामना करना होगा तो करेंगे, लेकिन उठाएंगे, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। जफर साहब आपसे सवाल एक रहेगा, कहाँ तक जफर साहब जो है अपनी आवाम के साथ शाना बशाना चलेंगे? मैंने कहा ना कि मौत को गले लगने तक भी उनके साथ हूं मैं, पक्का, यकीनी तौर पे। और मैं आज भी कहता हूं, सियासत से मतलब दावे सब करते हैं। देखिए, ये दावे सब करते किए हैं, आज तक किए हैं, हकीकत है। क्या पता जफर साहब, बैड पॉलिटिशियंस, क्या पता जफर साहब, बैड वक्त बताएगा। बैड पॉलिटिशियंस हैव अर्नड अ बैड नेम फॉर द गुड वंस। अगर अच्छा कोई सियासतदान भी आता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको, क्योंकि पुराने मगरमच्छों ने तो बड़े दाग दिए हैं। तो ये बात तो हकीकत है, लेकिन मैं समझता हूं कि नाउ वी नीड अ न्यू पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ वी नीड यंगस्टर्स इन पॉलिटिक्स। वी डोंट नीड दोज ओल्ड एज बुड्ढा, नहीं, डोंट नीड दोज 60 इयर्स उन्होंने जो रह चुके हैं, व्हाट दे हैव डन विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, आप मुझे बताएं क्या किया आप मुझे एक अचीवमेंट दिखाएं। नहीं, 370 आपके पास था, वो भी गलत तो नहीं कह सकते, गलत तो नहीं कह सकते। आपके पास 370 था, वो क्या वजह हो सकती है? क्या वजह, किस चीज की? 370 छीनने की। इन्होंने सारों ने तब तक सिर्फ ये रिश्ता कबाब खाते थे, अयाशों में गुम हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर से बाहर निकल कर ये सिर्फ बदमाशियां करते थे। और क्या हुआ? किसको सबका पता है आपको भी। आप अगर थोड़ा म्यादा रखेंगे ना, म्यादा है हमारा, म्यादा बिल्कुल उजागर करने लग जाएंगे ना, तो सब पता चल जाएगा आपको। आप अगर आप महदूद रहेंगे तो तब आपको नहीं मालूम होगा ना। आप थोड़ा निकलिए, थोड़ा हम निकले हैं जनाब। गाँव देहात में जाकर लोगों से सवाल आपसे रहता है ना, आप अगर वो जिगरा रखते हैं तो बता दीजिए। डायरेक्टली नहीं कहूंगा ना। देखिए, कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। सबको मालूम है कौन है वो लोग जो अयाशों में गुम हुए। 60, 30 साल, 40 साल सिर्फ इतना ही पीठ थपथपाई इन्होंने। 370 कश्मीर की माओं की इज्जत, फिर लेकिन उस 370 को मजबूत भी करना था ताकि इज्जत बहाल रहती, इज्जत रहती ना, महफूज रहती ना, हमारी माँ बहन महफूज रहती। क्या किया उसके साथ? क्या किया उसके साथ? जिस 370 को मजबूत करने के दावे किए जाते थे, पीडीपी के द्वारा अलायंस खड़ा किया उन्होंने भाजपा के साथ। भाजपा के साथ अलायंस खड़ा किया 370 को मजबूत करने के लिए, कमजोर करने के लिए। कोई भी अंधा भी कह सकता है, कोई जिसको दिमाग जरा सा भी होगा ना, वो कह सकता है आपको कि ये अलायंस जो था, ये जो आज ये गुपकार गैंग के नाम से घूमते हैं ना, यहाँ पर ये घटकार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है 70 साल, इन्होंने बर्बाद किया। और ये जब सच्चाई में बोलता हूँ, ये मुझे इल्जाम लगा, और कुछ तो कहेंगे नहीं, हो ये बीजेपी वाला है। अरे बीजेपी भाड़ में जाए, ऐसी पार्टी को तो हम थूकते भी नहीं है। ये तो आप लोगों ने इनको इधर पनाह दी है। नहीं तो बीजेपी के एमएलए बनते थे, उसके बाद उनको सेक्रेटरीट में पनाह तक नहीं मिलती थी, लेकिन आपने तो उनको शाही कुर्सियां दे दी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसका? भाजपा का। महबूबा जी ने चढ़ाया तख्त पे उनको। और फिर जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, इतनी एरोगेंट थी, वो आपकी बात ही नहीं सुनती थी। ये मिल्क और टॉफी की बातें नहीं आई आपके सामने। कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर नहीं आया आपको? आपने नहीं देखा कि 2014 से लेके अभी तक कितनी सारी किलिंग्स हुई? ये इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं एनसीबी है, जो पीडीपी है, वो बताती है कि भाजपा का दौर जो है काफी ज्यादा खराब रहा। कई तरह पार्टियां जो ऐसी भाजपा का दौर खराब रहा, तो हम कौन सा इधर डंडोरा पीट रहे हैं कि वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो? वो तो लानती लोग हैं। दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द थीव्स इनसाइड देयर पार्टी। अच्छा वक्फे में, अच्छी हुकूमत में आपको क्या लगता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी हुकूमत की, पीडीपी ने की? यहाँ खून का सौदा हुआ जनाबे वाला। आप बोलेंगे अच्छा बुरा। व्हेन आई से नेशनल कॉन्फ्रेंस इज बैड, दैट डजंट मीन बीजेपी इज गुड। ये सारे बिरयानी तो साथ में ही खाते हैं, चोरी छुपे मीटिंग्स तो साथ में ही करते हैं। ये दिल्ली में जाकर मीटिंग्स तो करते हैं। आपको क्या पता है कि ये कहाँ मिलते हैं? वहां पर जेके हाउस में मिलते होंगे। आप वहां नहीं जाते हैं, इसलिए आपको नहीं पता है। आप जाकर देखें इनको, आप छुप कर बैठे, कहीं घात लगाकर इनको देखें कि ये कहां कहां मिलते हैं। आपको ये हर जगह। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन लीडर्स को तैयार किया, आज कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं वो? पीडीपी ने जिन लीडर्स को तैयार किया, आज कहां जा रहे हैं वो? ये जो आज पार्टियां बदल के इधर उधर जा रहे हैं, यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी। ये थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आज हैं बीजेपी और कांग्रेस। आप समझ रहे हैं? पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है, अगर आप मुझे वोट नहीं देते नेशनल कॉन्फ्रेंस को दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में जो लोग गए वो कहां हैं आज? नहीं, कहां से निकले वो? कहां गए वो? अपनी पार्टी में। दैट मीन्स प्रेजेंट अपनी पार्टी, हिज पास्ट पीडीपी। वो तो पीडीपी यही बोलिए ना। तो हिना बट कहां से एक्सपोर्ट हो गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी ना। इनके ये जो कल वो बुखारी साहब जो उधर वो निकले, कोई मुश्ताक बुखारी, कहां से निकला वो? इतनी सी बात पे वो रूठ गया।
40 साल का इक़्तिदार छूट गया, वाह भाई वाह। यही चीजें तो आपने समझनी है कि ये चीजें जब इक़्तिदार उधर चला जाता है, अवाम उधर चली जाती है, ये उधर छलांग मारते हैं, अवाम इधर चली जाएगी, ये इधर छलांग मारेंगे। ये भूखे प्यासे हैं पावर के, इनको आदत लग गई है। ब्लैक शीशे लगे होने चाहिए गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ होने चाहिए, चारों तरफ से चकाचौंध होना चाहिए। बस लोगों को साइड कर दो, एसएसपी साहब खड़ा हो जाएगा, यहां से मंत्री निकलेगा। ये चीजें इनसे नहीं छूटनी चाहिए, ये परेशानी है इनको। फिर जहां इनको लगता है कि वहां मिल जाएगी, वहां आप अवाम की फिक्र कभी नहीं करते। मैंने आज भी ये 50-50, 60-60 साल के बुढ़े लोग जो असेंबली में हॉल में हैं, आप जैसे नौजवान नहीं जा सकते क्या? मेरे जैसे नौजवान को आपको क्या बुरा लगेगा जब मैं असेंबली हॉल में जाऊंगा? आज नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर में पीएसए लगा हुआ है, अफसपा लगा हुआ है। जितने भी गंदे कानून हैं वो अप्लाई नौजवान पे होते हैं। फिर उन्हीं नौजवानों के नाम पे सियासत होती है। इनको जेलों से बाहर निकालो और जो निकालने वाला होगा उसको वोट डालो, यही सियासत चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के नौजवान को बेरोजगारी के अड्डे खड़ा करके दिए हैं यहाँ पर, उसमें वो बेचारा मुब्तला है, परेशान है। आज उसको धरना देने पड़ते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। कभी बॉर्डर बटालियन, कभी आप देखेंगे पीडीडी के एम्प्लॉइज, आप देखेंगे जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, चाहे वो पीएचई की बात करें, चाहे आरएंडबी की बात करें, वो क्या है जनाबे वाला। रमसा के टीचर जो पढ़े लिखे नौजवान इसमें आए थे, एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे, वो कहीं दरबदर हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये क्या है? नौजवान के लिए क्या रखा है जम्मू कश्मीर में? नौजवान असेंबली में जाए। आपकी नजर में क्या हल है? आपकी नजर में क्या? एक ही हल है, चेंज द पॉलिटिकल नैरेटिव नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर। कैसे चेंज होगा? यूथ शुड कम फॉरवर्ड नाउ। दिस इज राइट टाइम कि हम इन सबको हरा सकते हैं। मतलब आप अपनी पार्टी का सोच रहे हैं? अपनी पार्टी, मेरी कहां उतनी औकात है कि मैं एक नौजवान हूं की ताकत हूं। मैं कहता हूं वो नौजवान मुझे लगता है मेरा जैसा है, किसी पार्टी में शमूलियत करनी होगी। देखो पार्टी कौन बनाता है यार? ये पार्टी का क्या होता है कॉन्सेप्ट? पार्टी आप और मैं बनाते हैं। आप और मैं जब पार्टी बनाते हैं, अगर आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, तो पार्टी अच्छी है। अगर वही फारूक अब्दुल्ला साहब, वही महबूबा जी, फिर ये इधर भी उधर भी, फिर वही रविंदर रैना जिसको कल तक बात करनी नहीं आती थी, आज वो चीफ बना हुआ है। आज उनसे मांगा जाता है कि हमें यहां रोजगार दे दो, जिसका दिमाग ही नहीं कहीं पर। इसका दिमाग नहीं है रविंदर रैना? आपको लगता है? नहीं, आपसे लगता है जनाब। हम कौन है? हम पूछने वाले हैं, हम पूछने वाले हैं ना। नहीं, आपको लगता है? आपको क्या लगता है? कहाँ है दिमाग उसका? चलाई होती ना, फिर स्टेट को चलाया होता ना। कहाँ चला रहे हैं? ये तो जली हुई स्टेट है। हर दूसरे तीसरे दिन नौजवानों का प्रोटेस्ट होता है, वो जाकर वहां पर सिर्फ भाषण देते हैं। ये सिर्फ यहां से यहां लाकर लीडरों को वोट अवाम ने देना है। याद रखना, जम्मू कश्मीर में भाजपा को ये 50 के पार है ना, लखनपुर के पार जाएंगे। अब मोदी साहब इनका इंतजार अब उधरी करेंगे, और यकीन जानिए जब ये हार कर यहां से जाएंगे ना, ये मोदी साहब को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी बात कही है। तो नाजरीन, आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद थे शेख जफरुल्लाह। बड़े ही भड़काऊ बयान देते हैं, और आपको बता दूं जिस तरीके से इनकी बयानबाजी जो है काफी तर लोग पसंद भी करते हैं। आप ये बोले जी कि सच्चे भाषण देते नहीं, भड़काऊ जनाब, जो दिल से निकली हुई बातें सामने लाते हैं, अवाम के जज्बात और एहसासात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हम अवाम की नुमाइंदगी ग्राउंड लेवल पे करते हैं। मैं चुन कर आया तो 2-2 दफा हर पंचायत में अभी तक गया हूं। वो वक्त डिसाइड करेंगे ना जनाब आप किस राह पे चलते हैं। अभी हम नहीं बता सकते, वो वक्ती तो डिसाइड होगा कि आप कहां जाते हैं। अवाम कहां जाते हैं करने वाली है ना। मैं कौन और आप कौन होते हैं? आप और हम बात कर सकते हैं, आप और हम कोशिश कर सकते हैं, अल्टीमेटली अवाम को जवाब देना है। उम्मीद है कि आप अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहें। के साथ हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। उम्मीद है बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसे ही अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से ये जो है अपनी बातों पे गौर फिक्र करते हैं, और उन्हीं अवाम की सुनते हैं जिन्होंने इन्हें जो है बड़ी अक्सरियत से जिताया है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ। कोई भी अंधा भी कह सकता है, कोई मतलब जिसको दिमाग जरा सा भी होगा ना, वो कह सकता है आपको कि ये अलायंस जो था, ये जो आज ये गुपकार गैंग के नाम से घूमते हैं ना यहाँ पर, ये घटकार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है 70 साल, इन्होंने बर्बाद किया। और ये जब सच्चाई में बोलता हूं, ये मुझे इल्जाम लगा, और कुछ तो कहेंगे नहीं, हो ये बीजेपी वाला है। अरे बीजेपी भाड़ में जाए, ऐसी पार्टी को तो हम थूकते भी नहीं है। ये तो आप लोगों ने इनको इधर पना दी है। नहीं तो बीजेपी के एमएलए बनते थे, उसके बाद उनको सेक्रेटरीट में और खराब रहा, तो हम कौन सा इधर डंडोरा पीट रहे हैं कि वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो तो लानती लोग हैं। दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द थीव्स इनसाइड देयर पार्टी। अच्छा वक्फे में, अच्छी हुकूमत में आपको क्या लगता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी हुकूमत की, पीडीपी ने की, यहाँ खून का सौदा हुआ जनाबे वाला। आप बोलेंगे अच्छा बुरा। व्हेन आई से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जवानों के लिए जम्मू कश्मीर में पीएसए लगा हुआ है, अफसपा लगा हुआ है,
जितने भी गंदे कानून हैं वो अप्लाई नौजवान पे होते हैं, फिर उन्हीं नौजवानों के नाम पे सियासत होती है, इनको जेलों से बाहर निकालो और जो निकालने वाला होगा उसको वोट डालो, यही सियासत चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के नौजवान को बेरोजगारी के अड्डे खड़ा करके दिए हैं यहां पर, उसमें वो बेचारा मुब्तला है, परेशान है।